हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो एज आई प्रॉमिस्ड बेटा कि मैं आपको पटवारी जेबीटी और टीजीटी आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और ज्योग्राफी, एचपी, तो जो भी है, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इस सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अभी। किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको डिटेल में जो है लेक्चर्स चाहिए, देन मैं पूरे लेक्चर्स भी प्रॉपर आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन, भारत में यूरोपियन का आगमन और मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब हम पहले ख़त्म करेंगे, पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक लेक्चर 2 है वो रहने वाला है डच और डेनिश। तो जो यूरोपियन थे उसमें पोर्चुगीज़, पुर्तगाली आए थे, है ना। पोर्चुगीज़ जो है हमने पढ़ लिया है कब भारत आए, कंपनी जो है 1505 में भारत आई। अब उसके बाद जो है हमारे पास भारत आने वाले वो हो गए 1605 में, कौन, दैट वाज डच। डैनिश मतलब आपके ईस्ट इंडियन कंपनी के बाद आते हैं, लेकिन हम पहले डैनिश इसके साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा, है ना। तो डैनिश जो है वो बाद में आएंगे, 1616 में भारत पहुंचेंगे ये। फिर आए उससे भी, इसके बीच में ईस्ट इंडियन कंपनी आ चुकी होती है, 1608 में कंपनी जो है भारत पहुंच जाती है, 1616 में डैनिश जो है आते हैं। फिर जाके आगे हम पढ़ेंगे फ्रेंच, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे यूरोपियन जो है कवर कर लेंगे। आज हमारा दूसरा लेक्चर इन दोनों को कवर करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, फटाफट जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर पूछ सकते हो, सवाल कोई भी सवाल पूछ सकते हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉमिस ये है जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करें उनमें से ही आपको पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे, आप लिख लो। चलो ठीक है, पहला सवाल, वेयर वॉज द फर्स्ट डच फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1605। मैंने बोला 1605 में वो पहली बार आए डच भारत में, तो यहाँ पे बोला पहली फैक्ट्री 1605 में जो है डचों की जो है कहाँ पे स्थापित की गई। पुलिकट, सूरत, मछलीपट्टनम या फिर आपका कोचीन। तो अगर बेटा आप मैप देखोगे इंडिया का, तो यहाँ पर जब हमने पोर्चुगीज़ पढ़ा था तो हमने देखा, तो सबसे पहले जो है कहाँ आए थे, तो नीचे वास्को डिगामा जो है वो आया था आपका कैलिकट। फैक्ट्री जो है वो 1505 में लगी थी कोचीन के अंदर। तो कोचीन में पहली फैक्ट्री जो है इनकी लगती है जब आई थी पूरी कंपनी पोर्चुगीज़ की। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी, डच की। तो डच ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई। डच जो है ना ये यहाँ इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप में ऑलरेडी पहुँचे हुए थे। इंडिया के इधर ईस्ट की तरफ आप देखोगे, साउथ ईस्ट में, तो यहाँ पे इंडोनेशिया, सुमात्रा कुछ द्वीप है, वहाँ पहुँचे थे। वहाँ से ये भारत की तरफ आए। आज के आंध्र प्रदेश के कोस्ट में यहाँ पे एक जगह है मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम में 1605 में पहली बार डच अपनी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। ध्यान देना, 1605 मसूलीपट्टनम, ठीक है। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन करते रहेंगे, लास्ट में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे जो इसमें कवर नहीं होंगे वो एक साथ बताऊंगा। सेकंड सवाल पे आते हैं, तो मसूलीपट्टनम आंसर हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन है, पुलिकट जो है वो इम्पॉर्टेंट था डच के लिए बेटा, क्यों। तो बोलता है पुलिकट। अब ये पुलिकट कहाँ हुआ, तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि डच जो है वो मसूलीपट्टनम आए थे, उसके बाद यहाँ पर नीचे ये तमिलनाडु हो गया नीचे ना स्टेट, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे एक लेक आती है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, पुलिकट। कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश में है, बाकी ज़्यादा से 96% तो ये तमिलनाडु में आता है। तो यहीं पर इसी जगह पुलिकट के किनारे यहाँ डच जो है वो आपके आ जाते हैं 1609 में। तो 1609 में डच कहाँ शिफ्ट हो गए 1605 से, पुलिकट के किनारे। और इसी पुलिकट के किनारे बेटा इन्होंने अपना हेड क्वार्टर जो है वो स्थापित किया, कहाँ, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। डच्चों का हेड क्वार्टर कहाँ बना, पुलिकट के किनारे। इसी पुलिकट के किनारे आप देखोगे एक इन्होंने किला भी बनाया, एक फोर्ट बनाया, ध्यान देना। इसका नाम था फोर्ट गैल्ड्रिया। क्या नाम था, गैल्ड्रिया। तो गैल्ड्रिया फोर्ट जो है ये आपका स्थापित हुआ कहाँ, साउथ इंडिया के अंदर। एक राजा हुआ करता था वेंकटा, वेंकटा द्वितीय। ये वेंकटा द्वितीय जो है विजयनगर एम्पायर का राजा था। इसी राजा से इन्होंने ज़मीन ली और पुलिकट के किनारे जो है एक किला जो है ये बनाते हैं। बाद में अंग्रेज़ उसको छीन लेते हैं, वो अलग कहानी है। पर याद रखना, फोर्ट गैल्ड्रिया जो किला था ये डचों ने बनाया था। अब नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास, यहाँ पे आंसर हमारे पास हो गया क्या, कि पुलिकट के जो डच थे क्यों उनके लिए महत्वपूर्ण था। सवाल ये था क्यों इम्पोर्टेंट था वो, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे मेजर ये पोर्ट हुआ करता था डचों का, किसके लिए,
डच जो भारत आए थे वो कपड़े के और मसाले के व्यापार के लिए भारत आए थे। मसाला और कपड़े के व्यापार के लिए वो भारत मेनली आए थे। तो आंसर जो है बेटा कि एक मेजर, क्योंकि ये पोर्ट हुआ करता था कॉटन टेक्सटाइल का, तो पहले से ही ये जो आपका बंदरगाह था वो कॉटन के व्यापार के लिए, कपड़ों के व्यापार के लिए फेमस था। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने अपना बाद में हेडक्वार्टर भी एस्टेब्लिश कर दिया था। सवाल नेक्स्ट। देन बोलते हैं विच पावर डिफीटेड द डच इन बैटल ऑफ आपका कोलाचल। तो 1741 में एक बैटल होती है। पहले तो ध्यान दो, एक बैटल होती है कोलाचल का युद्ध। कोलाचल 1741 में होता है और बोलता है कोलाचल के युद्ध में किस भारतीय पावर ने इसको हराया। आपको ये भी पूछ सकता है कौन सी भारतीय पावर थी, कौन था उसका नाम, नाम क्या था जिसने हराया। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है त्रैवणकोर। त्रैवणकोर का एक राजा हुआ करता था, है ना, जिसका नाम था आपका मार्तंड वर्मन। तो उन्होंने हराया था किसको, डच्चों को। तो पहली बार किसी एशिया के राजा ने डच्चों को हराया था और यूरोपियन को हराया था 1741 में, ध्यान देना। ठीक है, नाम मैंने आपको बता दिया, आगे सवाल भी आ सकता है, वहाँ फिर से एक बार देखेंगे। त्रैवणकोर कहाँ था ये भी मैं आपको मैप में बता देता हूँ। चलो इसी मैप को ले लेते हैं, फिर से बना देते, नहीं तो यहाँ पे आप देखोगे गुजरात, इधर आपका ये केरला है। केरला के अंदर आपका एक स्टेट हुआ करता था, दिस वन इज केरला। तो केरला के अंदर बेटा एक जो है यहाँ स्टेट हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट, जिसका नाम था त्रवणकोर। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आंसर हो गया त्रवणकोर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि राजा जो है मार्तंड वर्मन थे, उन्होंने यहाँ हराया था डचों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डच ईस्ट इंडियन कंपनी वॉज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन इंडिया फॉर। तो बोलते हैं डच जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी भारत में मुख्यतः किस लिए आई थी, क्यों आई थी भारत। टेरिटरी बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, या टेक्सटाइल और स्पाइसेस, या फिर बोलते हैं व्यापार करने के लिए कपड़े और मसाले के। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि मेनली क्यों आई थी, तो आंसर सीधा हो जाएगा कपड़े और मसाले के व्यापार करने के लिए। यहीं पर दो तीन चीज़ें ध्यान देना कि क्या लेके आए थे डच भारत। ओपियम, ओपियम जो है वो लेके आए थे ये, ठीक है। आपका ओपियम के साथ, ओपियम मतलब अफीम लेके आए थे। ओपियम के साथ और क्या लेके आए थे बेटा, राइस लेके आए थे, ध्यान देना, चावल। ये जो आपका गंगा घाटी है वहाँ चावल की खेती, चावल इन्होंने लाया था। और क्या लाए थे, ये लाए थे नील, ठीक है, इंडिगो। तो इंडिगो, नील जो है ये नील लेके आए थे भारत। और क्या लेके आए थे, और लेके आए थे कॉफ़ी। तो कॉफ़ी भी जो है ये भारत लेके आए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो डच जो है भारत लेके आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोलते हैं विच डच सेटलमेंट वॉज आपका लोकेटेड ऑन कोरमंडल कोस्ट। कोरमंडल के तट पर इनमें से डच की कौन सी जो है सेटलमेंट थी जहाँ पे वो रहते थे। तो अब ये कोरमंडल कौन सा कोस्ट है, मैं आपको कोस्ट बता देता हूँ फटाफट, तीन, ध्यान देना। यहाँ पर आप देखोगे केरला जो है, ये जो आपका केरला है, इसका जो आपका तट है इसको बोलते हैं मालाबार। ये जो केरला का तट है ये है मालाबार। यहाँ ऊपर जो आपका तट दिख रहा है आपको, ये मुंबई गुजरात तक, इसको बोलते हैं बेटा कोंकण। क्या बोलते हैं, कोंकण। ये हो गया मालाबार, ये हो गया कोंकण। ये जो आपको इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तट दिख रहा है इसको बोलते हैं कोरमंडल। तो ये कोरमंडल तट यही है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला, जहां वो आए थे पहली बार, कौन, डच। तो आपको पूछ रहा है कि जी कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ सेटलमेंट थी। अभी हमने देखा कि पुलिकट में उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया, तो पुलिकट भी इधर ही पड़ रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुलिकट। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, मैप्स वगैरह हर तरह से आपको पढ़ना होता है, रट्टा नहीं मारना है बस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है विच बैटल मार्क दी, आपका बोलता है डिसाइसिव डिक्लाइन ऑफ डच पावर इन इंडिया। तो बोलते हैं किस युद्ध ने भारत में डच शक्ति के जो आपका मतलब ये पतन था उसका निर्णय लिया। तो निर्णायक था ये युद्ध डच शक्ति के पतन के लिए। तो कौन सा युद्ध था आपको बताना है। प्लासी का युद्ध था, बोला प्लासी के युद्ध में तो डच का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। वॉन्डी वॉश के युद्ध में भी नहीं है, आगे हम वॉर पढ़ेंगे। ये आपका जो युद्ध होते हैं एंग्लो मैसूर कर्नाटिक वॉर, ये सारे के सारे युद्ध के बीच में ये यहाँ तो कोई नहीं है। बक्सर का युद्ध तो मुगलों के साथ हो रहा है, प्लासी भी मुगलों के साथ हो रहा है, तो कौन सा बच गया, कोलाचल। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल आंसर कोलाचल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ गया विच अमंग द फॉलोइंग वॉज इम्पॉर्टेंट डच सेटलमेंट इन बंगाल। बंगाल में पूछा है बेटा, बंगाल में जो है डचों का इंपॉर्टेंट सेंटर कौन सा था। अगर आपको इनमें से पता होगा कौन सी जगह बंगाल में, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कलकत्ता था, श्रीरामपुर था, चिंचुरा था, या फिर आपका
चंद्रगौन था। ये जो चंद्रगौन है ये फ्रेंच का इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है कलकत्ता में, ये फ्रेंच का है, ध्यान देना, ठीक है। और चिनशुरा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये चिनशुरा बाद में आप बैटल पढ़ोगे, बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ बिदारा, बैटल ऑफ चिनशुरा, एक ही बैटल के 3 नाम है ये, और ये चिनशुरा जगह जो है ये इसी बैटल के अंदर आती है। तो यही डच का साथ एक बैटल भी होगी, आगे हम सवाल भी करेंगे, और ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो आंसर जो है ये सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में आते हैं, बोलते हैं विच फैक्टर मोस्टली explain why the Dutch failed to establish political dominance in India। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, भारत में डच जो है राजनीतिक जो अपना प्रभुत्व जो है स्थापित नहीं कर पाया। तो बोलते हैं क्यों नहीं कर पाया, इसका मुख्य कारण आपको बताना है कि भारत में डच अपना राजनीतिक जो आपका ये प्रभुत्व है उसको स्थापित क्यों नहीं कर पाया। तो आपके पास ऑप्शन ये रहे कि लैक ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स, मतलब व्यापारिक वस्तुओं की कमी थी इनके पास, या मुगल विरोध था, मुगलों का विरोध था बोलते तब नहीं कर पाए, या फिर आपको बोलते हैं एक्सेसिव फोकस ऑन ट्रेड ओवर आपका टेरिटोरियल कंट्रोल। तो बोलते हैं किसके ऊपर ज़्यादा फोकस था, व्यापार के ऊपर बोलते इनका ज़्यादा ध्यान था, और किसी टेरिटरी वगैरह को कंट्रोल, टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने का इनका ज़्यादा ध्यान था नहीं, इसीलिए बोलते हैं ये नहीं कर पाए प्रभुत्व अपना स्थापित भारत में। और यहाँ पर बोलता है रिलीजियस रेजिस्टेंस, धार्मिक विरोध हो रहा था भाई इनका, तो इसलिए नहीं कर पाए। तो कौन सा आंसर इनमें आपको ध्यान से देखने पे लगेगा सही है। तो बेटा यहाँ पर पहला जो है कि इनके पास वस्तुओं की कमी थी व्यापार के लिए, बिल्कुल नहीं है। मुगलों के साथ इनका कोई लेना देना नहीं था, मुगलों की खुद की हालत ख़राब हो चुकी थी तब तक। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि ये ज़्यादातर व्यापार में अपना फोकस रखा, और ब्रिटिशर ने साथ साथ में व्यापार के साथ साथ अपना हमारे यहाँ पे कब्ज़ा करना भी साथ में ही शुरू कर दिया था। इसीलिए ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी टाइम तक और बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर पाए थे, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखो, विच आपने मुझे ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए खुद से, क्योंकि मैंने बोला वीडियो पॉज करते रहो, खुद से जवाब देते रहो, बाद में लास्ट में मुझे बताओ आपके कितने आंसर ठीक हुए कितने गलत। तो बोलना है विच डच सेटलमेंट लेटर बिकम आपका एन इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश सेंटर आफ्टर इट्स टेक ओवर। तो बोलते हैं कौन सी डच जो है बस्ती बाद में अंग्रेज़ों के अधीन एक महत्वपूर्ण केंद्र बना, मतलब पहले वो डच के पास था, फिर वो ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ गया, और वो ब्रिटिशर का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सेंटर कौन सा है। तो यहाँ पे बेटा चिनशुरा जो है फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम देखेंगे कि 1759 में 1759 में जब मैं आपको आगे जाके ना बैटर ऑफ बक्सर प्लासी वगैरह पढ़ा रहा हूँ, वहीं मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था कि बंगाल के अंदर जो है आपके बार बार जो है सूबेदारों को बदला जा रहा था। बाद में एक बंगाल का जो सूबेदार है वो कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा, और बाद में उसी सूबेदार ने डचों के साथ हाथ मिला दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अंग्रेज़ों को पता चला कि डच जो है वो साथ दे रहे हैं बंगाल के सूबेदार का, इसीलिए ब्रिटिशर और डचों के बीच में युद्ध हुआ 1759। कमेंट में मुझे बताओ ज़रा कौन था वो बंगाल का सूबेदार जिसने यहाँ पे डचों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नाम है चिनचुरा का युद्ध, हुगली का युद्ध, और बैटल ऑफ बिदारा का युद्ध। ये एक ही तरह के एक ही युद्ध है, 3 नाम है, बिदारा, चिनचुरा, हुगली। 1759 डच और ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच का युद्ध, जो एक ऐसा युद्ध था कि जहाँ पे डच पूरी तरह से जो है अपनी शक्तियों को खो देते हैं, और यहाँ पे इनको बोला था कि 2-3 जगहें आप ट्रेड करो चुपचाप से, और बाकी काम कुछ नहीं करने। देन आता है डिक्लाइन ऑफ डच पावर इन इंडिया वॉज मेनली ड्यू टू। तो भारत में डच शक्ति का जो पतन हुआ मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पे आपका बोल रहा है मुगल ऑपोजिशन, फ्रांसीसी विरोध था बोलते हैं, ब्रिटिश नेवल और कमर्शियल सुपीरियरिटी। पहले भी ऐसा सवाल था, लेकिन ये सवाल अलग है, इसमें ऑप्शंस अलग है, तो इन ऑप्शन के आधार पे आंसर देना है आपको, ठीक है। एक ही आंसर नहीं रहेगा, बहुत सारे कारण थे डच के भारत में पतन होने के। इन अब यहाँ अलग कारणों के साथ मैंने सवाल पूछा है, आपको इन कारणों में से बताना है मुझे आंसर क्या होगा। तो आंसर बेटा यहाँ पे ब्रिटिश जो नेवी थी ना, और उनका जो आपका क्या था, जो व्यापारिक जो आपका श्रेष्ठता थी, उस दोनों चीज़ों ने, ब्रिटिश के नेवी ने पूरे समुद्र पे कब्जा कर लिया, डच का व्यापार बड़ा वीक पड़ गया, ब्रिटिशर ने अपना व्यापार इतना बढ़ा दिया, डच का व्यापार और कम हो गया। तो ये दोनों कारण रहे थे, सी आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो ये मैप इंपॉर्टेंट कुछ सेटलमेंट्स हैं यहाँ पे डच के भारत के अंदर, हमने पढ़ा था कहाँ,
पुलिकट के अंदर ये मैप यहाँ पर मैंने एरो लगा रखा है पहले ही ऊपर नीचे कि बेटा ये जो मसूलीपट्टनम है ये यहाँ पर है जहाँ इसने पुलिकट लिखा है, और पुलिकट नीचे है जहाँ मसूलीपट्टनम है। ठीक है, ये दो चीज़ों को क्रॉस कर देना। देन यहाँ पे आपका मसूलीपट्टनम है, बस इतना ध्यान दो। और नीचे आंध्र प्रदेश के पास, यहाँ तमिलनाडु के पास आपका पुलिकट है। तो पुलिकट जो है ये 1609 और मसूलीपट्टनम 1605। यहाँ पे आप देखो चिंचुरा ऊपर लिखा है 1653 में, चिंचुरा बंगाल के अंदर। यहाँ पे बालासोर लिखा है, उड़ीसा के अंदर इनका मेन सेंटर था, बालासोर जगह थी। ठीक है, यहाँ पे आप सूरत देखोगे, सूरत में डच आए थे 1616 में, तो ये मैप के अंदर देखना। ये कोचीन भी गए, कोचीन में 1663 में गए। नागापट्टनम तमिलनाडु में, नागापट्टनम में भी इनका सेंटर था। कराईकल में भी इनका सेंटर था 1645। ये अलग अलग सेंटर है, सारे याद नहीं रखने। पहले तो चिंचुरा याद रख लेना 1653 में, चिंचुरा बंगाल में। बालासोर उड़ीसा के अंदर। 1616 सूरत में डच ने अपनी फैक्ट्री बनाई थी 1616 में, ये याद रखना। पुलिकट 1609 याद रखना, मसूलीपट्टनम 1605, बस इतने याद रख लो बस। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डच इन करंट टेरिटरी ऑफ उड़ीसा। अभी मैंने बताया ऊपर उड़ीसा के अंदर कहाँ था, तो उड़ीसा के अंदर कहाँ इनका सेटलमेंट था, बालासोर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड विद इंडिया। भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाला पहला कौन थे, सबसे पहले कौन थे भारत के साथ एक स्टॉक कंपनी, मतलब संयुक्त, मतलब एक मल्टी अलग अलग उसमें स्टॉक थे, बहुत सारे लोगों से द्वारा, बहुत सारे, जैसे स्टॉक कंपनी होता है ना, अलग अलग लोगों की उसमें जो है निवेश होता है, वैसी कंपनी एक बनाई गई थी भारत के साथ व्यापार करने के लिए। ये डच ईस्ट इंडियन कंपनी थी बेटा। कब बनी थी, 1602, ध्यान देना। 1602 में कंपनी बनी, 1605 में भारत आए, ये ध्यान देना। 1602 पहली आपकी स्टॉक कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी भी थी, मल्टीनेशनल पहली, स्टॉक कंपनी पहली, डच कंपनी। ओके, नेक्स्ट है, विच कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डच ट्रेड। तो कौन सा जो आपका तट था डच के व्यापार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपको बोला कि ज़्यादातर व्यापार डच किस में करते थे, अपना इसमें कपड़े में और इन सब चीज़ों में, मसाले में, तो वो कहाँ होता था, कोरमंडल के तट पे, तो कोरमंडल तट आंसर है। देन ये क्वेश्चन जो है ये आपको मुझे बताना है, ऐसा मत सोचो कि मल्टीपल चॉइस है, पर आपको दोनों स्टेटमेंट्स अगर पता होंगी तो जितने मर्जी ऑप्शन दिए होंगे वो हो जाता है। मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डाला, अगर ऐसा आए तो प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो मल्टीपल स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, दोनों को देखो जरा, दोनों सही है, एक सही है, दो सही है, क्या ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोलता है डच ईस्ट इंडियन कंपनी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर, बोलता है फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के की स्थापना के बाद बोलते हैं ये कंपनी बनी। क्या सही है? अगर आपको पता होगा आप मुझे पहले आंसर कर दो सारे कमेंट में, ये ऑप्शंस हैं और आप आंसर कर दो। कर दिया होगा सबने, तो देखो ईस्ट इंडियन कंपनी बेटा बनती है 1600 में, पर भारत आएगी 1608 में। बनी 1600, भारत कब आई, 1608। डच ईस्ट इंडियन कंपनी मैंने अभी बताया था 1602 में बनी, भारत 1605। भारत बेशक ये पहले आए, लेकिन कंपनी इनकी ईस्ट इंडियन कंपनी के बाद बनी थी, तो ये बिल्कुल सही है। और वास्को डी गामा रीच्ड कैलिकट इन 1498। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि वास्को डी गामा जो है वो भारत पहुँचा था कैलिकट में, बोलता है 1498 में। तो क्या वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुँचा कि नहीं पहुँचा, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएंगे, बिल्कुल 1498 में ही भारत पहुँचे थे वास्को डी गामा। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट, वास्को डी गामा आया था ना भारत, है ना, आप ध्यान से मतलब पिछले लेक्चर्स देख लेना। ठीक है, दो बार आया, 1498 में और 1502 में, ये दोनों याद रखना, 1498, 1502, दो बार आया था वास्को डी गामा भारत। ठीक है, दी बैटल ऑफ बिदारा, पीछे मैंने आपको बताया बैटल ऑफ बिदारा, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब डैनिश के बारे में, डच का खत्म हो गया, डैनिश के कुछ 5 कर क्वेश्चन है, ज़्यादा डैनिश इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 5 याद रख लो, खत्म। इन विच ईयर डैनिश जो है इंडियन कंपनी अराइव्ड इन इंडिया, भारत कब आई थी, मैंने पीछे बताया बेटा 1616 में ये कंपनी भारत आई, इतना याद रखो। दूसरा, पहली सेटलमेंट डैनिश ईस्ट इंडियन कंपनी की इंडिया में कौन सी थी। पहली सेटलमेंट मतलब भारत जब डैनिश कंपनी आई तो भारत के अंदर इनका पहला सेटलमेंट कहाँ हुआ था, तो ये आपका मसूलीपट्टनम में हुआ था, कैलिकट में हुआ था, या फिर आपका श्रीरामपुर में हुआ था, या आपका ट्रैंकोबर में हुआ था। तो यहाँ पे ट्रैंकोबर जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, तमिलनाडु के किनारे
ट्रैंकोवर, त्रिवेंद्रम बोलते हैं इसको आज के टाइम में, तो यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो याद रखना ट्रैंकोवर तमिलनाडु के किनारे त्रिवेंद्रम में 1620 में पहली फैक्ट्री जो है लगाई थी, किसने? डेनिश ने। अच्छा, डेनिश कौन है बताएगा कोई कमेंट बॉक्स में? यूरोपियन है, लेकिन कौन सा देश है डेनिश आज के टाइम में, कौन सा देश? याद रखना बेटा, नीदरलैंड देखा होगा अगर आपने, बेल्जियम के साथ पड़ता है नीदरलैंड, है ना। पार्ली तरफ को वेस्ट में पड़ता है आपका ये यूके, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के ईस्ट में पड़ता है फ्रांस के ऊपर, फ्रांस के साथ नॉर्थ वेस्ट की तरफ को ऊपर, जैसे यहाँ पे फ्रांस है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका नीदरलैंड, बेल्जियम, बेल्जियम के साथ पड़ता है नीदरलैंड। तो ये इनको बोलते हैं डेनिश, इन नीदरलैंड वालों को डेनिश बोलते हैं। डेनमार्क जो आपका, ओके, डच, डच है, नॉट 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 नॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, इनको डच बोलते हैं, डच पीपल, दे आर डच पीपल्स। डेनमार्क जो है यहाँ है, दे आर डेनिश। डेनमार्क ऊपर, यहाँ जो पड़ता है ऊपर, नॉर्थ जर्मनी के ऊपर को पड़ता है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रैंकोबर। ट्रैंकोबर डेनिश सेटलमेंट इन इंडिया इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे। कहाँ है बोल रहे हैं? वर्तमान में ट्रैंकोबर जहाँ डेनिश सेटलमेंट 1620 में हुई थी, कहाँ है वो? अभी मैंने आपको बताया स्टेट का नाम, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ। ये है बेटा मैप, यहाँ देखो, ये है ट्रैंकोबर, तमिलनाडु के अंदर। मसूलीपट्टनम में भी इनकी सेटलमेंट थी। यहाँ पर आप देखोगे तो श्रीरामपुर, तो ध्यान देना, वेस्ट बंगाल के अंदर डेनिश जो है श्रीरामपुर में रहते थे, श्रीरामपुर। ज़रूर मुझे कमेंट करना, लाइक तो बहुत अच्छे से करना अगर आपको पसंद आ रही है क्लास, और साथ में शेयर भी करना। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, नहीं किया है तो ज़रूर करना। तो आप क्या कहते हैं यहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर ध्यान देना कौन सी जगह रहते थे डेनिश? श्री रामपुर। ऐसे मैप बना दो, अपने जहाँ नोट्स बना रहे हो मैप बनाओ, और दो तीन चीज़ें जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वही जस्ट बनाओ, और बस उतना ही है। ये पूरे क्वेश्चंस के अंदर मैंने सारा खत्म कर दिया, ये रिवीजन जो मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ट्रैंकोवर तमिलनाडु के अंदर सेटलमेंट था, और बंगाल के अंदर ये श्री रामपुर में रहते थे, ये ध्यान देना। बाकी तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन पावर टुक ओवर दी आपका डेनिश सेटलमेंट इन इंडिया 1845। हुआ क्या कि डेनिश जो है 1845 में अपना सब कुछ बेच के भारत से चले गए। किसको इन्होंने सारा कुछ बेचा? कौन था जिन्होंने इनकी सारी पावर जो है कंट्रोल करी, अपने कंट्रोल में है? वो था ब्रिटिश। तो याद रखना, ईस्ट इंडियन कंपनी को बेटा अपना सब कुछ बेच के 1845 में डेनिश भारत छोड़ के चले गए थे। डेनिश ईस्ट इंडियन कंपनी प्राइमरीली फेल्ड इन इंडिया ड्यू टू, बोलते हैं डेनिश जो कंपनी थी वो भारत में क्यों फेल हुई। हमने हर कंपनी के फेलियर के कारण जो है पढ़े हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ कि ये भारत में फेल होगी। इनका फेल होने के कारण ये लास्ट सी है। एक तो डेनिश को पीछे से उनके देश से सपोर्ट नहीं था जैसा बाकी देशों को था। ईस्ट इंडियन कंपनी को पूरा सपोर्ट था अपनी सरकार का, इनको बिल्कुल नहीं था, ठीक है। इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। ईस्ट इंडियन कंपनी को पूरी पावर मिल रही है, मिलिट्री, मिलिट्री, आर्मी उर्मी, हर तरह से उनको सपोर्ट किया जाता है धीरे धीरे बाद में, लेकिन इनको कुछ नहीं किया जाता। इसीलिए आप देखोगे ये एक कारण मेन बनता है कि वीक पॉलिटिकल बैकिंग, पीछे से उनके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, और उनके पास जो है रिसोर्सेज की कमी थी। तो डेनिश ईस्ट इंडियन कंपनी जो है फेल होती है भारत में, ठीक है। दैट्स इट, ये हमारा आज का जो है सेशन बेटा। ये आपको मैंने बताया लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ये पावर था। यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। कल हम जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ईस्ट इंडियन कंपनी के आगमन से पहले फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडियन कंपनी तो बहुत लंबा चलेगा है ना, 2-3 वीडियो के अंदर इसके एमसीक्यूज बाकी भी होंगे। तो दैट्स इट, थैंक यू, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।